عملیات به اصطلاح نجات ارتش آمریکا که در قالب عملیات فریب و فرار فوری به بهانه نجات خلبان هواپیمای ساقط شده خود در یک فرودگاه متروکه در جنوب اصفهان تحریزی شده بود با حضور به موقع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. We're running out of stuff to shoot at them. So what is President Trump going to do? The worry is he may resort to a tactical nuclear weapon. I've been telling you, I worry about this from the beginning. Now my concern is growing because the cost to our conventional force is starting to get unsustainable. तो भाई वीकेंड में इतना कुछ हो गया कि आदमी बस झिलमिलाता रहे कि भाई दुनिया में ऐसा क्या होने वाला है, क्योंकि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो गली के गुंडे से भी बुरी तरीके से बिहेव कर रहा है। उसके ऊपर आते हैं, पर सबसे पहले बात करते हैं द मेन स्टोरी। जो F-15 जेट गिरा था उसमें जो 2 पायलट इजेक्ट हुए थे, ठीक है, हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में इसके बारे में। उसमें से एक क्या सरवाइव किया, अमेरिकन तो कह रहे हैं हमने उसको बचा के ले गए, उसको इवैक्यूएट कर लिया। लेट अस सी। तो भाई इसमें देखो एज ऑलवेज वॉर है तो फॉग ऑफ वॉर बहुत होती है, ठीक है। 2 नैरेटिव चल रहे हैं, 2 कहानियां हैं। पहले वेस्टर्न नैरेटिव सुन लेते हैं क्योंकि वो आपको ज्यादा सुनने को मिलेगा, क्योंकि वो लोग मीडिया कंट्रोल करते हैं। तो ये बता रहे हैं कि जो पायलट इजेक्ट किया, ठीक है, उसने कांटेक्ट किया अपने बेस के साथ एंड उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि हाँ ये बंदा है, ये हमारा पायलट है, ठीक है। फिर उन्होंने पूरा प्लान बनाया, तो सीआईए इन्वॉल्व हो गया। उन्होंने प्लांट करवाई ऐसी इन्फॉर्मेशन ईरानियंस को चकमा देने के लिए कि भाई हम तो ऑलरेडी इवैक्यूएट कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है पायलट कहाँ है एंड ऑलरेडी बाय ग्राउंड इवैक्यूएट करने लगे हैं उसको, ठीक है। फिर उन्होंने जैम कर दिए उनके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, बॉम्ब कर दिए आसपास की सड़कें, ताकि लोग आसपास आके बिल्कुल मदद ही ना कर पाए, कुछ भी ना हो पाए, ठीक है। फिर ऑलमोस्ट नियर परफेक्ट होता है ये मिशन अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है, कि हम आ जाते हैं सब एकदम डार्कनेस में। इमेजिन करो एक मूवी चल रही है हॉलीवुड की, ठीक है, पहुंच गए सब लोग वहां पे, पायलट को आइडेंटिफाई कर लिया, पायलट जख्मी, ठीक है, उसके पास कुछ नहीं, बस एक पिस्तल अपने आप को बचाने के लिए। उसको वहां से एकदम पहाड़ के थ्रू अंधेरे अंधेरे में ही, ईरान के अंदर हो रहा है बाय द वे ये सब, एकदम अंधेरे में अपना पहाड़ के थ्रू ले गए रॉन्डेवू पॉइंट। आपने जिसने भी कोई वीडियो गेम खेली होगी जिसमें इस टाइप के मिशन वगैरह होते हैं, तो रॉन्डेवू पॉइंट होता है, वहां से जाके उसको इवैक्यूएट ही करने लगे थे। फिर एकदम से ट्विस्ट आता है एकदम हॉलीवुड मूवी की तरह, और वो ट्विस्ट क्या होता है कि इनके जो MC-130 एयरक्राफ्ट है, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट, ठीक है, इमेजिन ये बेसिकली कुछ भी सप्लाईज हो, आपका कोई सामान हो या आपको बहुत सारे कमांडोज कहीं ना कहीं से ट्रांसपोर्ट करने हो, उनको ये ट्रांसपोर्ट करता है ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट। एंड इसकी खास बात ये है कि इसको फुल फ्लेजेड रनवे नहीं चाहिए होता, कोई अच्छा हार्ड सरफेस होगा तो वहां पे भी ये लैंड कर जाता है, ठीक है। फिर आता है ट्विस्ट, इन लोग को लगता है एकदम बढ़िया, शाबाश, बल्ले बल्ले, हम तो यहां से निकल रहे हैं। तब क्या होता है, इनके ये जो दोनों इतने महंगे वाले एयरक्राफ्ट हैं, दोनों में कोइंसिडेंटली एक साथ कोई इंजन फेलियर हो जाता है और दोनों एयरक्राफ्ट जो हैं वो बंद पड़ जाते हैं। यार ये अमेरिकन, ये लोग वॉर लड़ने निकले हैं, थोड़े मैकेनिक ही रख ले ढंग के कि भाई अपने इस तरीके से हमारा क्रूशल टाइम पे एयरक्राफ्ट ना बंद हो जाए। एंड इसको इवैक्यूएट करने में 100 कमांडोज लगते हैं, 100 कमांडोज। तो उसके बाद क्या होता है कि भाई फ्लाइट तो अब टेक ऑफ हो नहीं पा रही, तो क्या करें, तो भाई और एयरक्राफ्ट आते हैं इनको निकालने के लिए। एंड फिर जो बंदे हैं इनको लगता है देखो अब हम ये सब, तालिबान ने तो हमारे रख लिए पूरे एयरक्राफ्ट, ठीक है, इनके ईरानियंस के पास थोड़ी छोड़ना है इतनी सब सेंसिटिव मटेरियल, ठीक है, इक्विपमेंट, जिससे वो सारी हमारी टेक्नोलॉजी देख पाएं। तो खुद जाके अकॉर्डिंग टू देम 2 ये डिसेबल कर देते हैं MC-130 एयरक्राफ्ट, ठीक है, एंड 4 एडिशनल हेलीकॉप्टर होते हैं, इन सबको डिसेबल करके फोड़ फाड़ देते हैं। एंड जब फोड़ फाड़ देते हैं तो ऐसी सूरत हाल रह जाती है वहां पे, ये देखो इस तरीके से एकदम तहस नहस। दिस लुक्स लाइक अ वॉर जोन, एकदम ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इतनी भयंकर लड़ाई हुई है क्योंकि कुछ भी नहीं मिल रहा। ये वाली फोटो देखो, ये टेल ऑफ द हेलीकॉप्टर एकदम पिछड़ गया है। आपको ऐसा लगता है कि कंट्रोल्ड टाइप कुछ एक्सप्लोजन होगा, ऐसा लगता है दैट दिस हैज बीन शॉट डाउन। मुझे तो लगता है या तो इनका इतना ज़्यादा बैड लक है अमेरिकन का, या इनकी मेंटेनेंस वगैरह कुछ होती नहीं है कि यहाँ पर इनके जो 2 एयरक्राफ्ट थे एट द सेम टाइम उनमें मैकेनिकल फेलियर हो जाता है। सिमिलरली जैसे इनके खुद के एयर डिफेंसेस अपने ही एयरक्राफ्ट को शूट डाउन कर देते हैं, या रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट जिसमें कोई मैल फंक्शन हो जाता है और वो खुद ही गिर जाता है। भाई ये तो है अमेरिकन साइड ऑफ द नैरेटिव, जिसके बारे में जो डाउट्स है वो मैंने आपको बता भी दिए। अब जो ईरानियन नैरेटिव है
वो ये बता रहे हैं कि फुल फ्लेजेड रेस्क्यू ऑपरेशन कैरी आउट होता है, ठीक है, जिसमें कमांड कंट्रोल एयरक्राफ्ट होते हैं, रिकवरी हेलीकॉप्टर्स होते हैं, सपोर्ट ड्रोन्स होते हैं। ये सब लोग पूरी कोशिश करते हैं कि जो पायलट है उसको सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लें, बट ऐसा कुछ होता ही नहीं, ये मिजरेबली फेल हो जाते हैं अपने ऑब्जेक्टिव में। ये ईरानियन नैरेटिव है, ठीक है। तो ईरान का एयर डिफेंस एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। ये सब तो हमने भी आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सबको पता था, पूरी दुनिया को पता था कि एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है, तो ईरानियंस कैसे नहीं पहुंचेंगे जहां पर इतनी बड़ी वारदात होने वाली थी। पायलट उन्हीं के जमीन पर था, उन्होंने तो सबको बोल भी दिया था कि भाई इनाम मिलेगा जो भी इस पायलट को ढूंढ कर निकालेगा। तो अकॉर्डिंग टू द इरानियंस इनको बहुत बुरा लॉस हो जाता है ये सब करते करते, ये सब लड़ाई करते करते। अगर आप 100% ईरानियन नैरेटिव सुनना चाहते हो तो अकॉर्डिंग टू देम, वो जो अपने लोकल मीडिया में बता रहे हैं, 12 एयरक्राफ्ट का टोटल नुकसान हुआ है। 12, वो कैसे? 2 इसमें HC-130s है, ठीक है, ये चीज तो अमेरिकन भी एग्री कर चुके हैं। 2 इसमें ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं, ये भी अमेरिकन एग्री कर चुके हैं। 2 इसमें 2 और हेलीकॉप्टर हैं, ठीक है, जो अमेरिकन भी एग्री कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने क्या बताया, 2 जेट C-130 एंड 4 हेलीकॉप्टर। तो ये सब तो पूरा मैच कर रहा है। अब MQ-9 ड्रोन्स का तो अमेरिकन ने कुछ बताया नहीं, ये बता रहे हैं 2 MQ-9 ड्रोन्स भी हमने गिराए, और इसके अलावा कह रहे हैं 4 और हेलीकॉप्टर इन्वॉल्व थे इस पूरे ऑपरेशन में जो भी डैमेज हुए हैं। ये सब का टोटल कर लोगे तो आपको मिल जाएंगे 12, और इसमें से 6 तो अमेरिकन भी एग्री कर चुके हैं। तो ये सब का टोटल अगर आप जोड़ लोगे ना तो ऑलमोस्ट $500 बिलियन का तो नुकसान अमेरिकन का एक रात में ही हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक A-10 वॉरथॉग जो एयरक्राफ्ट था, वो भी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि उसको तो मार ही गिराया ईरानियंस ने। एंड इसके अलावा जो फोटोज आ रही हैं हम आपको यहाँ पे नहीं दिखा सकते, ठीक है, क्योंकि उसमें एक्चुअली किसी इंसान का स्कल है, पूरी हड्डी सी वो दिख रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली बहुत सारी डेथ्स हुई हैं। अगर आप अमेरिकन एक्सपर्ट्स जिनको हम सुनते हैं, सच एज लैरी जॉनसन हु इज ex-CIA, उनकी अगर बात करोगे तो वो बताते हैं कि जो C-130 एयरक्राफ्ट है ना, इसमें आप इजेक्ट भी नहीं कर सकते, इसमें 6 क्रू मेंबर होते हैं। एंड जो फोटोज आ रही हैं उसको देख के लग रहा है कि ये तो क्रैश ही हो चुका है, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गया है इन एन एक्चुअल एयर बैटल। एंड ईरानियन नैरेटिव ये है कि पायलट को तो रेस्क्यू ही नहीं कर पाए। ईरानियंस ये भी बता रहे हैं कि एक और जो फ्लॉ अमेरिकन की एक्सप्लेनेशन में है, जो उनका नैरेटिव है, उसमें ये है कि जो पायलट था वो तो बहुत बुरी तरह घायल था, तो उसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल एज इट इज ही बहुत ज्यादा कम थे। एंड जब ये सब वारदात चल रही थी तब ईरानियंस ने आके ये न्यूज भी बताई थी हमें कि जो अमेरिकन है वो बहुत बुरी तरह उस पूरे रीजन को बॉम्बार्ड कर रहे हैं, क्योंकि वो पायलट को जिंदा नहीं कैप्चर होना चाहते, उसको मार ही देना चाहते हैं। वहां पे बहुत सारे ट्राइबल लोग भी रहते हैं, ठीक है। तो जो ईरानियन मिलिशिया थी वो भी इन्वॉल्व थी इसमें। ईरानियंस ये भी बता रहे हैं कि दे प्लेड अ मेजर पार्ट। मतलब आप इमेजिन करो कि वहां पे जो मिलिशिया है उन्होंने हेलीकॉप्टर को मार गिराया, ऐसा ईरानियंस क्लेम कर रहे हैं। इससे देखो हुआ जो भी होगा, हमको ये तो पता है नुकसान बहुत भारी हुआ है अमेरिकन का इसमें। और एक और चीज जो हमें पता है कि यहाँ पे तो उस टाइम पे पूरा IRGC मौजूद भी नहीं था, ट्राइबल लोग थे। एंड बाद में स्पेशल फोर्सेस वगैरह ईरानियंस की पहुंच गई अपेरेंटली, एंड ग्राउंड क्लैशेस वगैरह भी हुए, ये भी रिपोर्ट की जा रही है। जब ऐसे ही मोमेंट में इतना ज्यादा नुकसान हो गया, तो जब ग्राउंड इन्वेजन अगर ये लोग प्लान करेंगे तो फिर क्या हालत होगी अमेरिकन की, ये चीज तो हम कंक्लूड ही कर सकते। तो भाई ये हमने दोनों नैरेटिव आपको बता दिए हैं, आप वो वाला बिलीव कर सकते हो जो आप चाहते हो बिलीव करना, ठीक है। हम तो बस आपको ये बताएंगे कि इस पूरे जंग में जो भी ईरानियन नैरेटिव रहा है ना, वो ज्यादा क्रेडिबल रहा है। अगर अमेरिकन की बात करो तो कुछ हॉलीवुड टाइप की स्टोरीज ही बताते रहते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात उसमें ये है, प्रूफ करने के लिए ये चीज, कि अमेरिकन तब से कह रहे हैं, ट्रंप भी कह रहा है, पीट हेग्सेथ ये सब कह रहे हैं, वी हैव कंट्रोल ओवर द स्काईज ऑफ ईरान। एंड जब आप यहाँ पे गए, ईरान के एयर डिफेंस ने क्या करके दिखाया, ये देखो। ईरानियंस का ये कहना है कि ये जो एयर डिफेंस यूज कर रहे हैं ना, ये उनका खुद का इंडिजिनस है, मतलब ईरानियंस का खुद का बनाया हुआ। वैसे जो पायलट रेस्क्यू का पूरा मामला था, इसमें ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री एक और चीज कह रही है, ये हो सकता है कि दिस वाज अ कवर टू स्टील एनरिच्ड यूरेनियम, मतलब जो एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास रखा है, ये सब डिस्ट्रैक्शन था कि भाई पायलट को रेस्क्यू करने जा रहे हैं, पर असली में वो एनरिच्ड यूरेनियम चुराना चाहते थे, क्योंकि जहाँ पे वो पायलट था उससे कई दूर ये लोग लैंड करने की कोशिश कर रहे थे। अब ये वॉर जब से चल रहा है, टिट फॉर टैट चल रहा है, एस्केलेशन लैडर हमेशा अमेरिकन एंड इजरायलीज आगे बढ़ा रहे हैं, एक एक कदम आगे, तो ईरानियंस भी उसी को मैच कर रहे हैं। अब इन्होंने जाके जो पेट्रोकेमिकल प्लांट्स हैं, जो कि मेजर बैकबोन है ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द इंडस्ट्री ऑफ ईरान, उनको जाकर बॉम्ब कर दिया। ये बताना जरूरी है कि इससे पहले इन्होंने जाके ईरान के अंदर स्टील प्लांट्स को हिट किया, वहां पे जो रिफाइनरीज हैं उनको भी हिट किया। तो these guys, मतलब Iranians have been responding in kind, जैसा आप करोगे हम वैसा ही आपके साथ करेंगे। इस पूरे अटैक में जो उन्होंने पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री पर किया, इसमें 5 लोग मारे भी गए, ऐसी ईरान की तरफ से कंफर्म रिपोर्ट्स हैं। तो रिटेलिएशन का टाइम था, तो फिर इरानियंस ने जाके क्या किया, इन्होंने सबसे पहले जाके इजराइल के अंदर, हाइफा के अंदर
जो कि फ्यूल की फैक्ट्रीज हैं, रिफाइनरीज एक्सेट्रा, या जो भी और फैसिलिटीज होंगी, उसको जाकर टारगेट किया सबसे पहले। फिर उसके बाद जो एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन की जो गैस फैसिलिटीज हैं हबशान के अंदर, यूएई के अंदर, उसको जाके टारगेट किया। फिर जो यूएस का पेट्रोकेमिकल प्लांट है यूएई के अंदर, अल रुवाइस के अंदर, उसको जाकर टारगेट किया। फिर उसके बाद बहरीन के अंदर जो पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी थी सित्रा के अंदर, उसको टारगेट किया ड्रोन से। वहां पे तो इतनी ज्यादा आग लगी थी कि वो प्लांट तो अब लगता है खत्म ही हो चुका है। मेजोरिटी ये जहां भी स्ट्राइक कर रहे हैं, आप ये तो अज्यूम कर ही लो कि प्लांट्स बंद है। फिर इतना ही नहीं, कुवैत के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक्स किए, कुवैत की पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज पर भी जाके अटैक किया। खबर तो इतनी तक है कि कुवैत के अंदर इन फैसिलिटीज के अलावा डिसैलिनेशन प्लांट को भी टारगेट किया, बट ये ईरानियंस कंफर्म नहीं कर रहे हैं। एंड पहले भी इजरायलीज जाके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इस टाइप के करते रहे हैं। तो भाई इसमें मेजर नोटवर्दी बात यह है कि कतर एंड सऊदी अरेबिया के ऊपर ये सब अटैक्स नहीं हुए। तो क्या कतर एंड सऊदी अरेबिया अब डिक्लेयर कर चुके हैं इन ऑल सीरियसनेस कि हमारे यहाँ से कोई अटैक नहीं होगा आपके ऊपर? क्योंकि जितने भी ये भी अटैक्स हुए जो भी पायलट को रेस्क्यू करने के लिए किए गए, ये खास तौर पर कुवैत से कैरी आउट किए गए हैं। जो सबसे खतरनाक बात इसमें यह है कि जिस तरीके से फैसिलिटीज टारगेट हो रही हैं, अब ये बसरा इराक के अंदर भी जाके एक ड्रोन अटैक हो जाता है, तो भाई तय है कि जो ऑयल प्राइसेस है ना, वो नीचे नहीं आने वाले, ऊपर ही जाने वाले हैं। इजराइल के अंदर तो कंटिन्यूसली अटैक्स हो रहे हैं, लोग तो ऐसा लगता है बॉम्ब शेल्टर्स में ही रहना पड़ रहा होगा उन लोगों को। तो इजराइल के अंदर डिमोना के आसपास जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं उसको टारगेट किया। फिर यहाँ पे कुवैत में बता रहे हैं कि एक इक्विपमेंट वेयर हाउस है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूनिट्स हैं एंड हेडक्वार्टर है ऑफ द यूएस आर्म्ड फोर्सेज, उसको जाकर अटैक किया इन्होंने। इसके अलावा अब ये हिमार्स टेक्नोलॉजी जो कि बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उसको यूज कर रहे हैं अमेरिकन टू टारगेट ईरान। तो उन फैसिलिटीज को भी ईरान कह रहा है, क्लेम कर रहा है कि हमने टारगेट किया है। अब देखो डोनाल्ड ट्रंप इस टाइप की धमकियां दे चुका है। अब ईरानियंस ने भी बोल दिया है कि अगर तुम हमारे पावर फैसिलिटीज को अटैक करोगे, मतलब जिससे बिजली जनरेट होती है, तो हम सेम चीज जाके इजराइल में कर देंगे। एंड इजराइल के अंदर दो जो मेन पावर प्लांट्स हैं, उन्होंने बोल दिया ये भी अब हमारे टारगेट लिस्ट में है। अब ईरान की जो टैक्टिक है इजराइल के अंदर, वो वहां पे जितनी उनकी इंडस्ट्रीज हैं, देखो छोटा सा देश है, कितनी ही इंडस्ट्रियल साइट्स होंगी, कितनी ही ऐसे फैक्ट्रीज होंगे जहां पे मिलिट्री का इक्विपमेंट वगैरह बनता होगा, उसको कंटिन्यूसली टारगेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग चाहे वो टेल अवीव के अंदर हो, चाहे साउथ ऑफ इजराइल के अंदर हो। अब देखो जो यमनीज हैं, अंसार अल्लाह जिनको हूथीज भी कहा जाता है, वो भी फुली इन्वॉल्व है। वो बेन गुरियन एयरपोर्ट के अंदर कुछ फैसिलिटीज हैं, उसको टारगेट कर रहे हैं। एंड ये सब जितने अटैक्स कैरी आउट हो रहे हैं ना, ये तीनों तरफ से आ रहे हैं इजराइल के ऊपर। हिजबुल्ला भी अटैक कर रहा है, ठीक है, नॉर्थ से, ईरान अटैक कर रहा है, एंड यमन की तरफ से भी बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रही हैं। अल जजीरा ये बात रिपोर्ट कर रहा है कि कोई रिस्पाइट ही नहीं है इजरायलीज के लिए। वहां पे कंटिन्यूअस सायरन बजते रहते हैं, कंटिन्यूअस लोगों को बॉम्ब शेल्टर के अंदर रहना पड़ता है, कंटिन्यूअस अटैक्स हो रहे हैं, कंटिन्यूअस। तो भाई इतनी बुरी मार पड़ रही है अमेरिकन को, इजरायलीज को। ट्रंप तो वैसे ही पागल हो चुका था, अब एकदम ही खत्म हो गया, उसका दिमाग अब बचा ही नहीं है। ये देखो उसने क्या ट्वीट किया, कह रहा है ट्यूसडे विल बी पावर प्लांट डे, ब्रिज डे, मतलब हम तुम्हारी ब्रिजेस उड़ा देंगे, पावर प्लांट उड़ा देंगे, ऑल रैप्ड अप इन वन, एक ही दिन में, ठीक है, देयर विल बी नथिंग लाइक इट। एंड अब ये तो गालियां देके कह रहा है ओपन द फ्रिकिंग स्ट्रेट, यू क्रेजी बीप बीप बीप, यू विल बी लिविंग इन हेल। मतलब पागल हो चुका है। सड़क छाप गुंडा भी इस तरीके से नहीं बिहेव करता, सड़क छाप गुंडा भी। इससे भाई एक चीज क्लियर है कि ट्रंप की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत बुरी तरीके से ये हार रहे हैं। एंड अगर इसकी बात करो ट्रंप की डेडलाइन की, तो ये तो डेडलाइन पे डेडलाइन ही देता रहता है। अगर आपको बताऊं पिछले कुछ हफ्तों में इतनी ज़्यादा डेडलाइन दे चुका है। पहले 21 मार्च को डेडलाइन दी, ठीक है, 48 आवर्स का अल्टीमेटम, ठीक है। फिर 23 को कहता है कि भाई मैंने 2 दिन बाद कहता है मैंने 5 दिन बढ़ा दी है डेडलाइन। फिर 26 मार्च को कहता है मैंने नई डेडलाइन दे दी है 10 दिन की। फिर 4 अप्रैल को कहता है अब 48 घंटे है तुम लोगों के पास, अब तो तुमको डील करनी पड़ेगी। तो अब भाई अब हम आ गए अप्रैल 6 की डेडलाइन पे, ठीक है। फिर उसके बाद अब फिर से उसने आगे दे दी कि भाई अब नहीं अप्रैल 7 की डेडलाइन है, ट्यूसडे अप्रैल 7, और उसको ऐसा बना दिया, ठीक है। इसकी डेडलाइन वगैरह का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो ये कहता है कि हम ऐसा कर देंगे वो ये लोग कर ही देते हैं। इन्होंने जाके जिस तरीके से ईरान के अंदर जो एक्चुअल सिविलियन फैसिलिटीज हैं उनको टारगेट किया है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है, इट इज वेरी वेरी वरिंग। भूल जाओ कि वो क्या कह रहा है, वो बुड्ढा पागल हो चुका है, ठीक है। उसको कुछ खबर नहीं है अभी कि क्या हो रहा है, इतनी दवाइयां, इतने स्टेरॉइड्स ले रहा होगा वो, उसको कुछ नहीं पता, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट हो रहा है, अब ऐसा लगता है कि भाई जितना एस्केलेट होता जाएगा, भाई महीने से थोड़ा ऊपर हुआ है और लंबा चलेगा, सब खत्म हो जाएगी वहां पे फैसिलिटीज ऑयल वगैरह की। मिडिल ईस्ट को हम किस लिए जानते हैं, क्योंकि वहां से तेल आता है, गैस आता है, कहां से मिलेगा हमको वो सब। पूरी दुनिया को दांव पे लगा दिया इस बुड्ढे ने। एंड अब जो सबसे बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है, सबसे बड़ी चिंता की बात है कि ईरानियंस ने भी बोल दिया, एंड आई एम कोटिंग, उन्होंने बोला है
कि दिस विल ब्रिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वॉर इनटू द यूएस टेरिटरी। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं इससे मुझे नहीं पता। क्या वो कहना चाह रहे हैं कि यूएस को डायरेक्टली टारगेट करेंगे, कैसे टारगेट करेंगे, एंड इतनी बड़ी बेवकूफ़ी क्यों करना चाह रहे हैं लोग। एंड दूसरी चीज़ जो ईरान ने बोली है, एंड मैं कोट कर रहा हूँ, ईरान इज रेडी टू एस्केलेट द टेंशन टू एनी एक्सटेंट। मतलब तुम जो करोगे हम उसके ऊपर रिटेलिएट करेंगे, जैसा करोगे वैसा रिटेलिएट करेंगे। एन आई फॉर एन आई विल मेक द वर्ल्ड ब्लाइंड। सब अंधे हो जाएंगे भाई, ठीक है, कोई यहाँ पे जीतने वाला नहीं है। और एस्केलेशन पे एस्केलेशन इतनी ज़्यादा हो जा रही है, इतनी ज़्यादा हो जा रही है कि अब ये इजराइल से भी मैसेज आ गया है कि भाई बहुत बड़ा एस्केलेशन आने वाला है। वो कह चुका है नेतन्याहू कि हमने उनके स्टील प्लांट हिट कर दिए, पेट्रोकेमिकल प्लांट हिट कर दिए, अब तो वो वेपन्स ही नहीं बना पाएंगे, ऐसा इजरायलीज कह रहे हैं। एंड अब तो बस इजराइल से खबर आ रही है कि भाई हम तो प्रेसिडेंट ट्रम्प के गो हेड की वेट कर रहे हैं, एंड उनके जो पावर ग्रिड हैं एंड एनर्जी सोर्सेज हैं, मतलब वो ब्लैकआउट कर देना चाहते हैं पूरे ईरान में, ऐसा वो कह रहे हैं। तो भाई ईरान ने भी बोल चुका है कि भाई ऐसा करोगे तो आसपास जितने देश है हमारे जीसीसी कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज, वो एंड इंक्लूडिंग इजराइल, यहाँ पर भी एकदम अंधेरा हो जाएगा। तुम यहाँ पे बिजली उड़ाओगे, हम वहाँ पर बिजली उड़ा देंगे। अब देखो ये एक्सियोस एक अखबार है, आई थिंक ये रन बाय ज़ायनिस्ट है, तो उसको बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं कर सकते, पर इसी एस्केलेशन को प्रिवेंट करने के लिए अब बता रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट डायरेक्टली बात कर रहा है जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे, मतलब जेडी वैंस की बात हो रही है। मीडिएशन चल रही है कि भाई 45 डे का सीज फायर कर लो। ईरान ऑलरेडी बोल चुका है सीज फायर वगैरह कुछ होगा नहीं। नोटवर्दी बात, हम तो चाहते हैं कि फुल एंड टू अ वॉर, जो कि सही है। रशिया यूक्रेन में भी ये बात हो रही थी, पर वॉर चले जा रहा है, वॉर चले जा रहा है। पर वहाँ पे रशिया को बहुत बेनिफिट है कि ठीक है वॉर चलने दो, हम तो यूक्रेन को वैसे ही निपटा देंगे। अब ये वॉर चल रहा है, यूक्रेन को कोई वेपन्स नहीं जा रहे होंगे, कोई वेपन्स नहीं। नोटवर्दी बात ये है कि मीडिएशन हो रहा है किसके थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू, इजिप्ट के थ्रू एंड टर्की के थ्रू। तो देखो बात सिंपल है कि एस्केलेशन हो जा रही है, अगर मीडिएशन करना है तो कुछ तो बताओ कि ठीक है भाई आज हम बम नहीं फोड़ेंगे तुम्हारे ऊपर, तुम भी मत फोड़ो, लेट अस टॉक। सीज फायर वगैरह कुछ नहीं है, पर कुछ तो ऐसा हिंट दो, ऐसा कुछ है नहीं। एंड आप 2 बार ऑलरेडी दगाबाजी कर चुके हो, तो सामने वाला क्यों मानेगा, ठीक है। और अब आप इनकी देखो वॉर स्ट्रैटेजी हम बहुत बता चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में कि यूएस और इजरायलीज की कोई वॉर स्ट्रैटेजी नहीं है। ये लोग सिविलियंस को हार्म पहुंचाना चाहते हैं। 600 स्कूल्स, 30 यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर चुके हैं। वहाँ पे जो बुशेयर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। आसपास कहीं रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद डायरेक्ट भी किया है। एंड अब तो ईरान कह चुका है कि भाई सीरियस रेडिएशन रिस्क है। एंड 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार उस न्यूक्लियर पावर प्लांट को आसपास ये लोग हिट कर चुके हैं। और देखो अगर आप सीरियस हो थोड़ा, ठीक है, नेगोशिएशन के बारे में, तो जो आपने पागलपन मचा रखा है लेबनान के अंदर, उनको जाके इन्वेड करने के लिए वो बंद करो, वो हो नहीं रहा। एंड हिजबुल्लाह की नई नई कैपेबिलिटी, सुपर पावर सामने आ रही है। हिजबुल्लाह ने बोला है कि उन्होंने एक इजरायली वॉरशिप को हिट किया है ऑफ द कोस्ट ऑफ लेबनान। मतलब ये लेवल ऑफ एक्यूरेसी, ये लेवल ऑफ रेंज है उन लोगों के पास। एंड जो इनकी बड़ी ग्लोरिफाइड ब्रिगेड होती है, गोलानी ब्रिगेड, उसके हेडक्वार्टर्स को भी टारगेट कर चुका है हिजबुल्लाह। तो भाई हिजबुल्लाह अकेला ही, सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, हिजबुल्लाह अकेला ही काफी है इजराइल के लिए। ईरान की तो जो असली लड़ाई है अमेरिका के साथ है, इजराइल कुछ नहीं उखाड़ सकता ईरान का, कुछ भी नहीं। एंड इजरायलीज अपना फॉल्स फ्लैग पे फॉल्स फ्लैग करे जा रहे हैं। कुवैत के अंदर डिसैलिनेशन प्लांट्स को उड़ा चुके हैं, ईरानियंस ऑलरेडी बोल चुके हैं हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। 90% पॉपुलेशन वहां पर डिपेंड करती है इन प्लांट्स के ऊपर पीने के पानी के लिए। एंड दूसरा फॉल्स फ्लैग ये है कि जो रियाद में एम्बेसी है उसको टारगेट करे जा रहे हैं इजरायलीज। एंड अगेन ईरानियंस ने आके बोल चुके हैं ओपनली कि भाई हम तो नहीं कर रहे हैं ये वाले अटैक्स, एंड बता चुके हैं कि भाई ये तो इजरायली स्ट्रैटेजी है। अगर तबाही की बात करें तो भाई एक पर्सनल न्यूज़ मैं आपको बता सकता हूं दुबई से, ठीक है। पहले रिपोर्टेड न्यूज़ सुन लो कि एक और दिन 10 मिसाइल 50 ड्रोन गए, ठीक है। यूएस बेसिस तक नहीं प्रिवेंट कर पा रहे हैं इन पर्टिकुलर ड्रोन्स वगैरह को ईरान की तरफ से जो आते हैं, तो यूएई किस खेत की मूली है, ठीक है। फिर ये बता चुके हैं कि सिंस द स्टार्ट ऑफ द वॉर 500 से ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स टारगेट हुई हैं, ठीक है। 24 क्रूज मिसाइल्स एंड 2000 से ऊपर ड्रोन्स ये टारगेट कर रहे हैं। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि मेरा एक दोस्त है जो दुबई में रहता है, मुझे बहुत क्रेडिबल सोर्सेज से पता चला है कि वो जहाँ भी रहता है उसके घर के आसपास ही मिसाइल या ड्रोन आके गिर पड़ा है। तो ये जितने भी है ना, ये लैंड कर रहे हैं, अपने टारगेट्स हिट कर रहे हैं। यूएई में इतनी अफरा तफरी है, इतनी अफरा तफरी, दुबई मॉडल तो इज डेड एनीवेज। मैं बहुत बार कैमरे पे आके बोल चुका हूँ। एंड गिवन व्हाट्स हैपनिंग, बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी आके यही चीज़ बोल रहे हैं। अब देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर ईरान अच्छी स्ट्रैटेजी बना रहा है, ठीक है। उसने इराक के लिए तो बोल दिया कि भाई खुला है, एंड अब ओमान के साथ प्लान कर रहा है कि भाई बहुत अच्छा आइडिया देता हूँ, अपन यहाँ से टोल टैक्स कलेक्ट करेंगे। तो ओमान और ईरान अब इसकी एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, एक सॉर्ट ऑफ फ्रेमवर्क बना रहे हैं कि भाई जो भी ट्रांजिट होते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, जो भी टैंकर वगैरह, वो कैसे होंगे। अब देखो जो भी हो रहा है ना दुनिया में, आप ये क्लियर कर लो,
हम सबको बहुत बुरा फर्क पड़ने वाला है, हर तरफ खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इजिप्ट में अब न्यूज़ आ रही है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट सब बढ़ गए हैं। इटली ये रिपोर्ट कर रहा है कि वहाँ पे जेट फ्यूल के शॉर्टेजेस ऑलरेडी होने लगे हैं, वो रिफ्यूलिंग नहीं कर पाएंगे फॉर अ लॉट ऑफ द एयरक्राफ्ट्स। ठीक है, तो ये मान के चलो कि जो लग्जरी थी ट्रैवल की, ये छिनने वाली है हमसे बहुत ही जल्दी, मुझे लगता है छिनने वाली है। तो अगर आप कोई भी ट्रैवल प्लान्स वगैरह प्लान कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के करना प्लीज़। इंडिया कह रहा है कि भाई हमारी स्टेबल हो चुकी है ऑयल सप्लाई, ये भी बता रहे हैं कि ईरान से हम ले रहे हैं नेचुरल गैस और ऑयल। अब तो बिल्कुल वैसे भी ले सकते हैं क्योंकि अमेरिका ही कह रहा है ले लो, उन्होंने भी सैंक्शंस लिफ्ट कर दिए। अब ये भी रिपोर्ट आ रही है, रॉयटर्स ही रिपोर्ट कर रहा है कि 2 LPG के टैंकर्स ईरान ने छोड़े हैं इंडिया के लिए। थैंक यू वेरी मच ईरान। पर अब ये टोटल ये भी आप सुन लो कि ये सब ना ऊँट के मुंह में जी रहा है। 15 शिप्स निकली हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, ठीक है, पिछले 24 घंटे में अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ 10% भी नहीं है ट्रैफिक का, 90% लोअर है अभी भी। अब सबसे खतरनाक बात देखो, हम तो पहले आपको बता ही चुके थे कि जो इनके एयर डिफेंस मिसाइल्स हैं वो ख़त्म होने लगी हैं। ठीक है, अब जो इनकी जो हाईटेक वाली जैज़म मिसाइल्स हैं, उनको कहते हैं क्रूज मिसाइल्स हैं, स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स, वो भी बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो चुकी हैं। ये ब्लूमबर्ग ही रिपोर्ट कर रहा है। तो वॉर चालू होने से पहले 2300 थी इनके पास, ठीक है, अब सिर्फ 425 बची हैं। अब ये हर तरफ से जहां से ला के स्टॉक कर चुके हैं इधर इस वॉर में यूज़ करने के लिए। इनके पास बचेंगी भी नहीं कि कहीं अगर और वॉर ब्रेकआउट हो जाता है तो ये वाली मिसाइल्स यूज़ कर सके। तो खतरनाक बात यह है कि अमेरिका के पास मिसाइल्स खत्म हो रही हैं, बोथ डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव। वो बुरी तरीके से हार रहे हैं, जेनोसाइडल लोग हैं ये, एप्स्टीन क्लास है ये, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। तो विल दे गो न्यूक्लियर, ये बात कि अमेरिका यूज़ कर सकता है न्यूक्लियर वेपन्स, हम तो इस बात से बहुत डरते ही हैं, ठीक है। बट ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, एक एक्स रिटायर्ड कर्नल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी डैनियल डेविस वो बात कर रहे हैं, सुन लो। We're running out of stuff to shoot at them. So what is President Trump going to do? The worry is he may resort to a tactical nuclear weapon. I've been telling you, I worry about this from the beginning. Now my concern is growing because the cost to our conventional force is starting to get unsustainable. एंड एक और रिटायर्ड कर्नल मैकग्रेगर जिनके बारे में आपको बताते हैं, वो तो इस चीज की वार्निंग बहुत ही पहले दे रहे थे कि हमारे पास उतने वेपन्स ही नहीं है अमेरिकन के पास। एंड जब ऐसी स्थिति आएगी कि हम वॉर हार रहे हैं, हमारे पास वेपन्स भी खत्म हो रहे हैं, तो विल वी एक्सेप्ट डिफीट? हम ऐसे हार मान के तो चले नहीं जाएंगे। तो फिर हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे यार टेम्पटेशन हो जाएगी, एक टैक्टिकल न्यूक यूज कर लो। भाई वो है न्यूक्लियर वेपन ही। अगर ऐसा होता है तो कॉन्सिक्वेंसेस तो आप भूल ही जाओ क्या होगा। अभी तो हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक कोलैप्स की, ये तो वर्ल्ड ही कोलैप्स कर सकता है अगर न्यूक्लियर वेपन्स टारगेट होने लगे तो।